तो दोस्तों भारत के जो सबसे करीब तरीन डिफेंस एलाई देश है उनमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों का तो जिक्र होता ही है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो कि आकार में इन सभी देशों के मुकाबले में कई गुना छोटा है। उसका पॉपुलेशन भी करोड़ों में नहीं बल्कि कुछ ही लाखों में है, पर फिर भी अगर दोस्ती निभाना देखा जाए तो ये शायद इन देशों के मुकाबले में भी भारत के साथ दोस्ती और गहरे ढंग से निभाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे इजराइल का बात कर रहा हूँ जो कि भारत के सबसे करीब तरीन डिफेंस एलाइयों में से एक है। और दोस्तों इजराइल आज से नहीं बल्कि तब से भारत को हथियारों का सप्लाई कर रहा है जब भारत के द्वारा इजराइल को मान्यता तक नहीं दिया गया था, और एक बार फिर से इजराइल के द्वारा भारत को एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ताकतवर तरीन हथियार का सप्लाई किया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे इजराइल के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया गया नया मिसाइल का बात कर रहा हूँ। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसे हथियार का सप्लाई किया गया है जो कि पहाड़ के चोटियों के आड़ लेके या फिर कहे तो पहाड़ के पीछे छुपे हुए दुश्मन तक को मार गिराने में मदद करेगा। और दोस्तों ये हथियार है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मतलब NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि टारगेट को 30 किलोमीटर दूर से ही हिट कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कंपनी के द्वारा स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को ऑलरेडी डिलीवर कर दिया गया है और इन मिसाइलों को जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ट्रायल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनली इसे शामिल करने से पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन मिसाइलों को बारीकी से टेस्ट और ट्रायल किया जाएगा। और आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि ये जो स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये इंडिया के द्वारा बनाया हुआ प्रचंड हेलीकॉप्टर मतलब अटैक हेलीकॉप्टर या फिर इंडिया के द्वारा अमेरिका से खरीदा हुआ अपाचे जैसे खतरनाक तरीन अटैक हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसका इस्तेमाल रशियन ओरिजिन MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों में होगा। और यही सही आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि MI-17 V5 तो एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, तो इसमें मिसाइल का क्या काम है। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि MI-17 V5 एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हो सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे इन हेलीकॉप्टरों में हथियारों को भी लगाया जा सकता है। ये एक ऐसे कैपेबल हेलीकॉप्टर है जिसके की इस्तेमाल कारगिल की लड़ाई के दरमियान तब भी किया गया था जब भारत के पास इतने हाई ऑल्टीट्यूड तक मार करने वाला हेलीकॉप्टर नहीं था। बेसिकली दोस्तों इसमें दोनों साइड में मिसाइलों को लगाने का बंदोबस्त है और बताया जा रहा है कि ये नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलों को सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों में लगाया जाएगा ताकि ये दूर तक टारगेटों को निशाना बना सके और इन हेलीकॉप्टरों की जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी किया जा सके। अब दोस्तों 30 किलोमीटर रेंज का ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है तो ऑब्वियसली ये दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा, लेकिन दोस्तों इसका जो दूसरा सबसे खास बात है वो है पहाड़ के दूसरी तरफ छुपे हुए टारगेट तक को यह निशाना बना सकता है। मतलब ऐसे टारगेट को भी ये निशाना बना सकता है जो सीधा लाइन में ना हो बल्कि किसी चीज का आड़ लेके छुपा हुआ हो, और इस कारण की वजह से ये जो नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल है ये अपने दिशा को भी बदल सकता है और जरूरत पड़ने पे घूम के जाके भी हमला कर सकता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि भारत की तरफ से तो एक तरफ जहाँ पे IMRH जैसे हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि MI-17 सीरीज के हेलीकॉप्टरों को रिटायर किया जा सके, तो वहीं पे अब ऐसा क्या हुआ कि इन हेलीकॉप्टरों में एक खतरनाक तरीन मिसाइल लगाने का तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान यूक्रेन के द्वारा वेस्टर्न देशों से सप्लाई किया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को जिस तरीके से रशिया के खिलाफ बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया गया है उसे देखते हुए ही भारत की तरफ से ये तैयारी किया जा रहा है और दोस्तों इसे MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों में लगाया जा रहा है जो कि MI-17 के सबसे अपग्रेडेड और इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले सबसे नए वेरिएंट है। और IMRH हेलीकॉप्टरों के द्वारा सबसे पहले MI-17 के पुराने वेरिएंटों को रिटायर्ड किया जाएगा जबकि V5 वेरिएंट शायद सबसे आखिर में रिटायर्ड हो। मतलब इन हेलीकॉप्टरों को अभी भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाना है, जिन कारणों की वजह से इन हेलीकॉप्टरों को और ताकतवर बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये जो इजरायली हथियार है ये असल में चाइना के लिए काल बनेगा, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जब चाइना और भारत के बीच में ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में झड़प शुरू हुआ था तब ही भारत की तरफ से इन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया था, क्योंकि इस झड़प के दरमियान चाइना के द्वारा बड़े मात्रा में टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और अन्य व्हीकलों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक पहाड़ की चोटियों के दूसरी तरफ जमा किया जा रहा था, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट मिसाइलों के डायरेक्ट प्रहार से दूर था। और ऐसे में भारत के पास ये नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल अगर आ जाता है तो लड़ाई शुरू होने के दरमियान चाइना अपने हथियारों को पहाड़ के पीछे छुपा नहीं पाएगा। मतलब दोस्तों इन मिसाइलों को हासिल करने के बाद शायद सबसे पहले चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में ही भारत के द्वारा इन मिसाइलों को डिप्लॉय किया जाए। वहीं पे दूसरी तरफ खबर ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत बड़े मात्रा में नहीं बल्कि एक छोटे मात्रा में इन मिसाइलों को फिलहाल खरीदा गया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स एक बड़े मात्रा में इन मिसाइलों को खरीदने को लेकर तैयारी कर रहा है जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत हो। मतलब शायद ये मिसाइल भी भारत में बन सकता है। दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत भारत आगे बढ़ रहा है और भारत में भी कई तरीके के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को तैयार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से अचानक चाइना के द्वारा बॉर्डर में एक एग्रेशन बनाया गया उसे देखते हुए
भारत की तरफ से जल्द ऐसे हथियारों को शामिल करने को लेकर तैयारी किया गया, जिन कारणों के वजह से बताया जा रहा है कि स्पाइक मिसाइलों को केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही परचेस नहीं किया गया है, बल्कि इंडियन आर्मी भी इन मिसाइलों को लेकर काफी अधिक इंटरेस्टेड है। मतलब अगर एक बार मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इन मिसाइलों को तैयार करना शुरू किया जाता है तो शायद इंडियन एयरफोर्स के बाद इंडियन आर्मी भी अपने हेलीकॉप्टरों के लिए नॉन लाइन ऑफ साइट हथियारों को परचेस करे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा जो नाग सीरीज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को बनाया गया है, इसका एक स्टैंड वेरिएंट भी है जिसे कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। और दोस्तों ये हेलेना मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अपग्रेडेड और 4th जनरेशन के वेरिएंट है। साल 2018 से इसका डेवलपमेंट ट्रायल शुरू किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी तैयार हो चुका है। दोस्तों ये मिसाइल भी करीब 10 से 20 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। मतलब ये भी एक तरीके से नॉन लाइन ऑफ साइट के तहत काम कर सकता है, लेकिन भारत अपने बेड़े को और मजबूत करने के तहत ही स्वदेशी इन मिसाइलों के साथ साथ शायद बड़े मात्रा में ये विदेशी मतलब इजरायली ओरिजिन हथियारों को भी परचेस करे। अब दोस्तों हथियारों के परचेस को लेकर तो एक तरफ बात हो ही रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के खतरे को देखते हुए अनमैन एरियल व्हीकल में भी भारत की तरफ से फोकस को और अधिक केंद्रित किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा प्राउडली अपने एक नए क्रिएशन को दुनिया के सामने लाया गया है, जिसका नाम है क्यू प्लेन। दोस्तों क्यू प्लेन असल में एक ऑल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड अनमैन एरियल व्हीकल है। दोस्तों ये जो क्यू प्लेन है इसे एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले नेक्स्ट जनरेशन के अनमैन एरियल व्हीकल के रूप में देखा जा रहा है, जो कि कई तरीके के काम को कर सकता है, जिनमें की सर्वेलेंस से लेके खाने के सामान की डिलीवरी भी शामिल है। दोस्तों क्यू प्लेन के कैपेबिलिटी और इसके फीचर्स को देखते हुए साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में इसका चर्चा काफी अधिक है। और दोस्तों ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पे दोस्तों क्यू प्लेन को लेके जिन बातों का जिक्र किया गया उसके मुताबिक ये करीबन 120 मिनट मतलब 2 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। और ये जो क्यू प्लेन है ये असल में वर्टिकली टेक ऑफ मतलब हेलीकॉप्टर के जैसे टेक ऑफ कर सकता है और उसके बाद प्लेन के जैसे उड़ान भरता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो 120 मिनट के एंड्योरेंस है इसमें करीब 10 मिनट तक एक ही जगह में हवर करने का क्षमता है, जबकि 110 मिनट तक ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के जैसे उड़ान भर सकेगा। रफ्तार को लेकर बताया जा रहा है कि इसका रफ्तार करीबन 25 मीटर पर सेकंड मतलब करीब 90 किलोमीटर पर आवर होगा। ऊपर से दोस्तों बताया जा रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड के तूफानी हवा के दरमियान मतलब करीब 36 किलोमीटर पर आवर के हवा के दरमियान भी उड़ान भरने में सक्षम होगा। दोस्तों रेंज को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये करीब 30 किलोमीटर के रेंज में काम करने में सक्षम होगा। इवन दोस्तों इतने रेंज में ये सर्वेलेंस के काम से लेके डिलीवरी के काम तक को अंजाम दे सकेगा। और ऑल्टीट्यूड क्षमता को लेकर बताया जा रहा है कि ये सी लेवल से करीब 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में काम करने में सक्षम होगा। दोस्तों इस तरीके के ड्रोन के जो एयरफ्रेम है वो लाइट वेट कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जो कि ओवरऑल इन ड्रोनों को हल्का बनाता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि भारत के द्वारा तो कई तरीके के ड्रोनों को बनाया गया है जो कि इससे और भी रेंज में काम कर सकता है, रफ्तार में भी इससे आगे है, लेकिन इन ड्रोनों का क्या खास बात है? दोस्तों ये ऑल ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्रोन है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का इंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज बैटरी से काम करेगा। और बैटरी का ड्रोन और वो भी सर्वेलेंस और उसके साथ साथ कार्गो डिलीवरी के लिए, तो ये असंभव बात ही है। दोस्तों इस ड्रोन के आकार को लेकर बताया जा रहा है कि इसका विंग स्पैन करीब 4 मीटर के आसपास है, जबकि इसका लंबाई करीब 2.5 मीटर से थोड़ा कम है। हाइट इसका करीबन 1 मीटर के आसपास होगा। तो इस पे इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को लेकर बताया जा रहा है कि ये फुल्ली ऑटोनोमस ऑपरेशन कर सकेगा, जिनमें टेक ऑफ, लैंडिंग और सिमुलेटेड फ्लाइट भी शामिल होगा। ये अनमैन एरियल व्हीकल अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकेगा। और दोस्तों ये टेक ऑफ करने के बाद तुरंत स्विच होकर एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के जैसे मतलब सीधा आगे बढ़ने वाले एयरक्राफ्ट के जैसे परिवर्तित हो सकेगा। अब दोस्तों पेलोड क्षमता को लेकर बताया जा रहा है कि ये जो क्यू प्लेन है इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 36 किलोग्राम होगा और इसके पेलोड क्षमता करीब 5 किलोग्राम होगा। मतलब ये 5 किलोग्राम के हथियार या फिर किसी भी तरीके के सेंसर्स को कैरी कर सकेगा जो कि सर्वेलेंस के काम में इस्तेमाल हो। और दोस्तों ऊपर से ये इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रोन होने के कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट के लिए भी ये फ्रेंडली होगा और दूसरी तरफ ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा। हालांकि ड्रोन में कई तरीके के अन्य इक्विपमेंटों को लगाया गया है, जिनमें कि गिम्बल कैमरा से शुरू करके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी शामिल है। दोस्तों कुल मिलाकर ड्रोन के सेक्टर में भारत की तरफ से एक बड़ा काम को अंजाम दिया जा रहा है, जो आने वाले समय में भारत को और एक बुलंदी तक पहुंचने में मदद करेगा। जबकि दूसरी तरफ जो इजराइल के तरफ से जो मिसाइलों का सप्लाई किया जा रहा है वो भारत को किस तरीके से मदद कर सकता है, कमेंट के द्वारा अवश्य अपना राय दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।